please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी और अब आज की ताजा खबर। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी को तिलक लगाते दिखे। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने से पहले राहुल गांधी को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामना दी, लेकिन विरोधियों के लिए यह मौका हमले का था। इसलिए जहां प्रणब मुखर्जी से राहुल को आशीर्वाद मिला, वहीं शहजाद पूनावाला ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुझे घोर आपत्ति है कि आप इसको नामांकन कह रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। ये दरअसल एक ताजपोशी है। राहुल के पर्चा दाखिल किए जाने पर शहजाद ने ट्वीट करके भी हमला बोला और लिखा कि राहुल जी, आप नॉमिनेशन पेपर नहीं ताज लेकर जाते तो क्या बेहतर नहीं होता। शहजाद पूनावाला के मुताबिक कांग्रेस किसी कमजोर उम्मीदवार को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा भी कर सकती है ताकि चुनावी प्रक्रिया का दिखावा किया जा सके। वहीं कांग्रेस ने साफ किया कि पार्टी की मांग पर ही राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसलिए पार्टी के मुताबिक शहजाद पूनावाला के आरोप बेमतलब हैं। एक नौजवान जो पता नहीं किसने भड़काया, क्या हुआ, उसके फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण था। कांग्रेस ने दलील दी कि राहुल को अध्यक्ष बनाया जाना पार्टी में पहले से ही तय था। ये फैसला हमने लगभग 4 साल पहले जयपुर में कर दिया था। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के चुनाव को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। साथ ही पार्टी नेताओं ने दावा किया कि राहुल की अगुवाई में कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा और पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसी बहाने कांग्रेस पर तंज कसा। बिना परफॉर्मेंस के प्रमोशन पर राहुल गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए। ऑल द बीजेपी प्रेसिडेंट्स वाज नितिन गडकरी इलेक्टेड बाय बैलेट प्रोसेस। कांग्रेस ने साफ किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हाथों में मैनिफेस्टो लिए नजर आए। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में अपना घोषणा पत्र औपचारिक तौर पर जारी कर दिया, जिसमें पाटीदारों को आरक्षण देने का वादा किया गया। कांग्रेस ने गुजरात में पटेल समुदाय के वोटों पर सबसे बड़ा दांव लगा रखा है, लिहाजा पार्टी के घोषणा पत्र में SC, ST और OBC के 49% आरक्षण में बदलाव किए बगैर पाटीदारों को आरक्षण देने की बात है। संविधान के आर्टिकल 31C के और बंधारण के आर्टिकल 46 के हिसाब से कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी पिटारा खोलते हुए ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों की कर्ज माफी के साथ उन पर दर्ज बिजली चोरी के मुकदमे हटाए जाएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने किसानों को 16 घंटे बिजली और मुफ्त पानी देने का भी वादा किया है। इस मौके पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी और पार्टी प्रभारी अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने 100 पन्नों के मैनिफेस्टो में जमकर लोग लुभावन वादे किए हैं, जिनमें 4000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा शामिल है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर पर 10 रुपए घटाने और बिजली की दरों में 50% की कटौती का भी ऐलान किया है। कांग्रेस का वादा है कि महिलाओं से जुड़े मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाएंगे। घोषणा पत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की नौकरी पक्की करने का भी जिक्र है। साथ ही छोटे व्यापारियों को प्रॉपर्टी टैक्स में 50 लाख तक की छूट देने और गरीबों को 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं देने का भी वादा है। इस बीच संदीप बोल बड़ी खबर दे रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकियों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव नहीं किया तो अमेरिका भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाएगा। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स मैटिस भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगा चुके हैं। यूपी के सुल्तानपुर जिला अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठी एक जख्मी महिला फूट फूट कर रोने लगी। आरोप है कि यहां 2 पक्षों में जमीन को लेकर चल रहे विवाद में हमला कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6-7 लोग गांव के पटीदार हैं। 2 साल पहले एक मुकदमा चल रहा था जिसमें कुछ ऐसा विवाद था। मृतकों के रिश्तेदारों का आरोप है कि हमलावरों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस नहीं, छोटी भाई की पत्नी है, पिता है, बच्चे हैं। यार किसको बताओ भाई। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा है और जिसको लेकर दोनों पक्ष कोर्ट भी गए। आरोप है कि इसके बाद भी एक पक्ष ने विवादित जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसे पुलिस ने रुकवा दिया था। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ये इनका जमीनी विवाद है, इसमें विपक्षियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने अस्पताल में भी घायलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कांग्रेस के नेता कतार में खड़े होकर एक बुकलेट मीडिया को दिखाने लगे। इस बुकलेट का नाम उन्होंने
व्हाइट पेपर ऑन एयर पोल्यूशन बताया, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में प्रदूषण की वजह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों को हुई परेशानी का भी जिक्र किया। Yesterday we had the astonishing situation when the Sri Lankan cricket team literally said they could not continue playing at the Firozshah Kotla because they were unable to breathe. व्हाइट पेपर ऑन एयर पोल्यूशन नाम की इस बुकलेट को कांग्रेस केंद्र और केजरीवाल सरकार को भेजेगी और प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग करेगी। कांग्रेस का दावा है कि इस वक्त प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा बेहद खराब है, जिसकी वजह से स्मोकिंग नहीं करने वाले शख्स को भी हर रोज करीब 50 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान हो रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कई और सियासी दलों ने भी केंद्र के रवैये पर सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूं सीधे प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना होगा और अगर इसके लिए फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली एक जीता जागता गैस चैम्बर हो जाएगा। देश की राजधानी की पॉल्यूशन की ये स्थिति है और केंद्र सरकार खामोश बैठी है। वहीं कांग्रेस ने प्रदूषण को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि गोली लगने के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की खुफिया खबर मिलने के बाद उसने बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन पुलिस को देखते ही उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर पर गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को महाराष्ट्र के अकोला में हिरासत में लिया गया। यशवंत सिन्हा विदर्भ में किसानों के पक्ष में धरना देने जा रहे थे। यशवंत सिन्हा के साथ लगभग 250 किसानों को भी कलेक्ट्रेट के बाहर से हिरासत में लिया गया। प्रवीण, क्या जानकारी? जी, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अकोला में तकरीबन 250 किसान जो है यशवंत सिन्हा के साथ हिरासत में है और अभी कल रात से अर्पिता जी हम देख सकते हैं कि 5 बजे से अब तक यानी 12 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है कि ये लोग पुलिस हेडक्वार्टर में है। यशवंत सिन्हा पिछले 3 दिन से अकोला में है और अकोला में किसानों के मुद्दे पर वो आंदोलन चला रहे हैं। कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक परिषद आयोजित की गई थी। उसके लिए यशवंत सिन्हा 3 दिन पहले अकोला में आए थे। मोदी सरकार के खिलाफ में पिछले जिस तरह देख सकते कुछ महीनों से यशवंत सिन्हा जो आरोप कर रहे हैं कि किसानों के विषय पर मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो है वो गंभीर नहीं है, इसी का मुद्दा बनाते हुए वो विदर्भ में आए हैं और महाराष्ट्र में तीसरा दौरा है। अभी भी कल रात से उनको पुलिस हेडक्वार्टर में बिठा के रखा है और उनको आरोप ये किया जा रहा है कि उनको खाना तक जो है नहीं दिया गया है, पर अभी खाना खाने का प्रबंध जो है वो किया गया है और अभी वो सुबह का नाश्ता करेंगे, उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। पर ये पूरा मामला जो है अभी जिस तरह से किसानों का मुद्दा है वो यशवंत सिन्हा जी। यूपी के मेरठ में कुछ पुलिस वालों ने पहले एक मकान के गेट पर लगे ताले को हथौड़ी मारकर तोड़ा और फिर वो मकान के अंदर घुस गए। इन पुलिस वालों ने यहां अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उन्होंने मेरठ देहात के कई मकानों की छानबीन की। अधिकारियों के मुताबिक बीते कुछ दिनों में कई बार पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, इसीलिए पुलिस ने एसपी सिटी मान सिंह की अगुवाई में अभियान चलाकर 12 से ज्यादा अपराधियों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस वालों ने इन अपराधियों के घरों में भी छानबीन की। हम लोगों ने रेड दी 1 दर्जन जो शातिर अपराधी उनके यहाँ, और उसमें काफी लोग उसमें हिरासत में लिए गए हैं। इस सर्च अभियान में कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। पुलिस वालों ने यहां सड़कों से गुजर रहे लोगों की गाड़ियों की भी तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक 15 से ज्यादा संदिग्ध वाहनों को कब्जे में लिया गया है, जिनके कागजात पुलिस को नहीं मिले। पुलिस का दावा है कि इस सर्च अभियान से एक दिन पहले एक मुठभेड़ में 25,000 से एक इनामी बदमाश समेत 3 अपराधियों को पकड़ा गया था। दिल्ली में मौसम विभाग के दफ्तर के बाहर लगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लोधी रोड इलाके की एयर क्वालिटी के खतरनाक आंकड़े दिखाने लगा। इसके साथ ही इस डिस्प्ले पर मंगलवार को लेकर पूर्वानुमान भी किया गया, जिसमें प्रदूषण के स्तर को खतरनाक बताया गया। वहीं प्रदूषण के मसले पर एनजीटी में एक बार फिर सुनवाई हुई, जहां एक्शन प्लान दाखिल नहीं करने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और एनजीटी ने 48 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि एयर क्वालिटी में सुधार के लिए पिछले 5 दिन में क्या किया गया। एनजीटी ने रोजाना दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली 60 लाख दोपहिया गाड़ियों को हटाने के बारे में भी सरकार से सवाल किया।
इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार से 4000 नई डीटीसी बसों के बारे में भी जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली वासी जिस तरीके से सफर कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन और जिस तरीके का एटीट्यूड रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो क्वेश्चनेबल है। सुनवाई के दौरान यूपी और हरियाणा की तरफ से एक्शन प्लान सौंप दिया गया, जबकि दिल्ली सरकार ने चीफ सेक्रेटरी नहीं होने की दलील देकर एक्शन प्लान पर बचने की कोशिश की, जिस पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया और मंत्री से एक्शन प्लान तैयार कराकर दाखिल करने का निर्देश दिया, जिस पर दिल्ली सरकार ने जल्द ही प्रदूषण पर एक्शन प्लान दाखिल करने का आश्वासन दिया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लेकर 48 घंटे के अंदर एक्शन प्लान दीजिए। नए चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए हैं। इससे पहले भी प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर एनजीटी कई बार फटकार लगा चुका है। अगले महीने होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। मुंबई के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अगले महीने न्यूजीलैंड में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। बढ़िया शतक है पृथ्वी शॉ का। हार्दिक पांड्या ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए एक शो में बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने कार तो खरीद ली थी, लेकिन उसकी EMI चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इंडोर आर्चरी वर्ल्ड कप के दूसरे दौर में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ दीपिका कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। फिटनेस को लेकर सवालों के घेरे में आए युवराज सिंह ने कोलंबो में कार्यक्रम के दौरान 2019 तक खेलने की इच्छा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक हफ्ते में स्पोर्ट्स कोड के तहत अपने संविधान में बदलाव के बाद 4 हफ्तों के अंदर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सत्येंद्र सिंह डागर के परिवार को उम्मीद है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 9 दिसंबर को WWE के मुकाबले में उनका बेटा जरूर जीत हासिल करेगा। इंडिया वासियों की तरफ से ये अपने बेटे को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बीते कई दिनों से धरना दे रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के एक अस्पताल से सुरक्षा बल ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ा। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 2 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 लाख की नकदी और कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए। मध्य प्रदेश की मुरैना में एक आदमी पर मामूली विवाद में अपने ससुर और पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। राजस्थान के धौलपुर में जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी बाल बाल बच गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक ठेले को टक्कर मार दी, जिससे एक आदमी मामूली रूप से घायल हो गया। बिहार के गया में सरेआम एक लड़की को छेड़ने के आरोप में एक मंचले की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बिहार के मुंगेर में एक आदमी पर अपनी नाबालिग बेटी की हत्या की कोशिश का आरोप लगा। नेपाल में 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव की वजह से बिहार नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। बिहार के पूर्णिया में एक लड़के पर अपनी प्रेमिका का यौन शोषण करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगा। यूपी के सीतापुर में एक आदमी बीजेपी विधायक सुरेश राही की गौशाला दिखाने लगा। आरोप है इसी गौशाला में बंधी 2 भैंसें चोरी हो गई, जिसकी शिकायत बीजेपी विधायक सुरेश राही ने पुलिस से की। बीजेपी विधायक का आरोप है कि भैंस चोरी की वारदात को रात के वक्त अंजाम दिया गया। हाजीपुर के नजदीक है फार्म, वहीं से चोरी हो गई। लगभग 12 बजे अनुमान है। मामला बीजेपी विधायक की भैंस चोरी का था, लिहाजा पुलिस ने भी फौरन मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तलाश की जा रही है। उनकी तलाश में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की भैंस चोरी की घटना सामने आ चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी समेत तमाम विरोधी दलों ने तब की समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए थे और पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इस बार भी भैंस चोरी की घटना के बहाने बीएसपी ने योगी सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायकों की जो गाय भैंस है उनको तलाशना होगा। चोरी हुई दोनों भैंसों की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गुजरात के बारडोली में तेज कदमों से रैली मंच पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र और बड़ी सी माला पहनाकर स्वागत किया। रैली में उन्होंने विकास के दावों पर सवाल उठा रही कांग्रेस को निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने रैली में आए लोगों के सामने राहुल गांधी की नकल कर डाली। अमित शाह के मुताबिक दशकों तक सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस का हिसाब देने के बजाय राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं। मोदी जी, आप हिसाब दीजिए, आपने 3.5 साल में क्या किया? नरेंद्र मोदी को हिसाब मत दो,
वहीं अहमदाबाद में रोड शो में जुटे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी राहुल पर पलटवार करते हुए दावा किया कि सूबे के मतदाता उनसे कोसों दूर खड़े हैं। मुझे कुछ राहुल का जवाब नहीं देना है। गुजरात की जनता जानती है, उनके पास जनता जाती भी नहीं है। रूपाणी किसी भी तरह राहुल को अहमियत नहीं देना चाहते, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से छठा सवाल पूछा, जिसमें राहुल ने 7वें वेतन आयोग के बावजूद कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलने का आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट किया कि बीजेपी की दोहरी मार, एक तरफ युवा बेरोजगार, दूसरी तरफ लाखों फिक्स पगार और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बेजार। 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपए मासिक होने के बावजूद फिक्स और कॉन्ट्रैक्ट पगार 5,500 और 10,000 रुपए क्यों? कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर गुजरात मांगे हिसाब के नाम से कैंपेन चलाया है, जिसके तहत राहुल रोजाना सीधे पीएम से एक सवाल पूछते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। यहाँ एक महिला पर अपनी 3 महीने की बच्ची को जान से मारने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक महिला ने अपने 3 महीने की बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को वॉशिंग मशीन में छिपा दिया था। बच्ची के लापता होने पर जब परिवार वालों ने आरोपी महिला से बच्ची के बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाया कि शायद बच्ची को कोई जानवर उठाकर ले गया। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद जब वॉशिंग मशीन के ढक्कन को खोला गया तो वहाँ कपड़ों के नीचे बच्ची के शव को दबाकर रखा गया था। फिलहाल मृतक बच्ची के पिता की शिकायत पर बच्ची की मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। थाने में सूचना दी कि उनकी पत्नी ने 3 माह की बच्ची को पहले बताया गायब हो गई है, कोई उठा ले गया, बंदर उठा ले गया, और उसके बाद जब तलाश की तो मृत अवस्था में वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े में लिपटी हुई है। इस पर FIR पंजीकृत कर ली गई, अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के वलसाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चुनाव चिन्ह थामे प्रत्याशियों का रैली में आए लोगों से परिचय कराते दिखे, जिसके बाद अपनी स्पीच में उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद पर सीधा हमला बोला, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए हो रही चुनाव प्रक्रिया पर तंज कसते हुए उसकी तुलना मुगल सल्तनत से कर दी। ये श्रीमान मणिशंकर अय्यरे આજે કહ્યું છે शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। औरंगजेब के बहाने पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। बड़ी सफाई से उन्होंने राहुल से जुड़े गैर हिंदू विवाद को भी हवा दे दी, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस को वंशवादी पार्टी करार दे दिया। कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी जी के बाद कोई अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी बनेगा। ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं। जो वंशवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं तो उनमें तो यही होना है। योगी ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया। हालांकि पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर हमला किया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के चुनाव का मजाक उड़ाने के लिए उनको निशाने पर ले लिया और उन पर शालीनता का रास्ता छोड़कर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। शालीनता कांग्रेस पार्टी का रास्ता रहा और कांग्रेस पार्टी का रास्ता रहेगा। अब आपको राहुल गांधी जी का फोबिया क्यों हुआ है? तो वहीं मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर बीजेपी में लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। तानाशाही का नाम है नरेंद्र मोदी। अय्यर ने बीजेपी में हाशिए पर चल रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को तानाशाही का शिकार बताया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकी हाफिज सईद की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने लश्कर तैयबा को कश्मीर में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला संगठन बताया। मुशर्रफ ने 2018 में होने वाले आम चुनाव में हाफिज की पार्टी जमात-उद-दावा के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की इच्छा भी जताई। लश्कर तैयबा भी अगर इलेक्शन में आना चाह रही है, वो तो जैसे मैंने कहा वो आपकी खिदमत कश्मीर में करते रहे, सैक्रिफाइसेस देते रहे। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस कश्मीर में जो लश्कर तैयबा ने दिए हैं। वो मतलब अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में अलायंस में अगर वो शामिल होना चाह रहे हैं बाय ऑल मीन्स, मैं तो आई वुड वेलकम देम। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक परिवार के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोप है कि कन्नलगंज कोतवाली इलाके के एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार को बहकाकर उसका धर्म परिवर्तन करा लिया। यह आरोप हिंदू परिवार की महिला के सौतेले बेटे संजू ने लगाया, जिसके मुताबिक उस्मान नाम के आदमी ने उसकी मां, उसके 2 भाइयों और एक बहन का धर्म परिवर्तन कराया। संजू ने यह आरोप भी लगाया कि उस्मान ने धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनकी पूरी संपत्ति को अपने नाम कराने की तैयारी भी कर ली है। हमारे ये सौतेली माँ है
दो भाई एक बहन है और उसका भाई का वो कर दिया, मुसलमानी करवाया है। 25 तारीख का शादी किया और उसके बाद में बहला फैला करके बहन है उसका भी शादी करना चाहती है। हमारा परिवार हमको वापस मिलना चाहिए। वहीं पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजू सनाब रमेश ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी सौतेली मां ने उस्मान नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी, उसने जबरन इसका धन पवित्र करा दिया है। उसकी तहरीर पर मुकदमा 153 का मुकदमा लिख गया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जांच की जा रही, जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शालीमार बाग में मैक्स अस्पताल के बाहर एक परिवार धरने पर बैठा नजर आया। ये वही परिवार है जिसके एक नवजात बच्चे को अस्पताल ने 4 दिन पहले मरा हुआ बता दिया था, जिसके बाद से ये परिवार अस्पताल के बाहर धरने पर बैठा है। परिवार की मांग है कि इतनी बड़ी लापरवाही करने के लिए अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। जो उसमें दोषी उनको सजा और जो हॉस्पिटल है इसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। इस बीच मैक्स अस्पताल ने इस मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें टर्मिनेट कर दिया और मामले की जांच पूरी होने पर अस्पताल के दूसरे स्टाफ के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। मैक्स अस्पताल ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि मामले की जांच कर रहे मैक्स और आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्सपर्ट पैनल ने डॉक्टर एपी मेहता और डॉक्टर विशाल गुप्ता को टर्मिनेट करने का फैसला किया। डॉक्टर एपी मेहता और डॉक्टर विशाल गुप्ता, उन दोनों को मैक्स अस्पताल प्रशासन ने जो है निलंबित कर दिया है। हालांकि धरने पर बैठे परिवार के लोगों ने अस्पताल के इस कदम को नाकाफी बताया। साथ ही पीतमपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती अपने नवजात बच्चे के इलाज का खर्चा उठाने की गुहार लगाई। अयोध्या में राम मंदिर के मसले पर जारी राजनीति के बीच 5 दिसंबर से अयोध्या मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या की विवादित जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामले की रोज सुनवाई होगी। सुनवाई के पहले दिन मामले से जुड़े सभी पक्षकार अयोध्या विवाद पर अपनी अपनी बात रखेंगे। इनमें वही पक्षकार शामिल होंगे जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उस फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था। वहीं इस बार इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड ने भी पक्षकार बनने की अपील की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विध्वंस के 2 साल पहले कार सेवकों पर हुई फायरिंग के मामले की भी सुनवाई होगी, जिसमें इस पर फैसला होगा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर इस मामले में केस दर्ज किया जाए या नहीं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी के मुताबिक गुजरात चुनाव को देखते हुए अयोध्या विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। तो सुनवाई शुरू हो रही है और ये सुनवाई कोई 1-2 दिन की तो है नहीं। इसमें तो तकरीबन 16-17 हज़ार पेज के एविडेंसेस हैं। 12,000 पेज से ज़्यादा तो फिर बयानात की तर्जुमा है। 4-5 हज़ार पेज के और डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन सब में तो कई महीने लगेंगे। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस की बुनियाद पर फैसला होगा या तुम्हारी आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा। हम देखना चाहते हैं ये टाइटल सूट है, ये आस्था का मसला नहीं है, ये टाइटल सूट है और कानून लॉ ऑफ एविडेंस ये सिविल सूट है। उधर आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने दावा किया कि राम मंदिर अयोध्या में बनकर रहेगा। हिंदुस्तान की अयोध्या में अगर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या अयोध्या में मस्जिद और चर्च बनेगा? ओवैसी जिस भगवान राम से कटना चाहते हैं, जिस भगवान राम पर वो हमला बोल रहे हैं, वास्तव में भगवान राम इस देश की अस्मिता है। आज की ताजा खबर में इतना ही।